और एक छोटा सा प्रॉम्प्ट बनाकर चैट जीपीटी को दे दीजिए और देखिए कि वो क्या डाटा देता है। ज्यादा संभावना है कि वह डाटा देगा जो अपर कास्ट को सुहाता है, क्योंकि चैट जीपीटी को ट्रेन करने वाली चैट जीपीटी का मतलब क्या है? जनरेटिव, प्री ट्रेन्ड, ट्रांसफॉर्म, प्री ट्रेन्ड। किसने ट्रेन किया? उस कंटेंट ने ट्रेन किया जो पहले से मौजूद है, जो कि सवर्णों के पक्ष में है, सत्ताधारियों के पक्ष में है, और उन लोगों ने ट्रेन किया जिनमें प्रतिनिधित्व इन लोगों का ज्यादा है। हमारे देश में सत्ता, पैसा और फेम, ये तीन चीज ऐसी बन चुकी है जिसके लिए लोग अब कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। दरअसल इन दिनों विजेंद्र सिंह चौहान की ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो चैट जीपीटी को लेकर ये कहते नजर आए कि चैट जीपीटी लोअर क्लास के खिलाफ है, क्योंकि वो डेटा देती है जो अपर क्लास को सूट करे। अब यहाँ सबसे पहला ही सवाल ये उठता है कि विजेंद्र सिंह चौहान, जो कि इतने बड़े एजुकेटर और यूपीएससी इंटरव्यू एक्सपर्ट है, उन्हें ऐसी बात कहने की जरूरत क्या पड़ी? अब वो कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं कि उन्हें राजनीति के लिए सब करना पड़े। तो इसका जवाब है ये बुक जाति जनगणना, जिसके लॉन्च इवेंट पर उन्होंने बुक के प्रमोशन पर बात करते हुए सीधा चैट जीपीटी को ही जाति से कंपेयर कर दिया, जिसके चलते उनकी एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गई और उन्हें थोड़ा ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा कि भाई अब सैम ओल्टमैन भी क्या जातिवादी है या हिंदू अपर क्लास से बिलोंग करते हैं। लेकिन इन सब के चलते बुक की पीआर अच्छी हो गई और उन्हें जो पब्लिक अटेंशन चाहिए था वो भी उन्हें मिल गया, जो इस बुक जाति जनगणना को सक्सेसफुल बनाने में काफी मदद करेगा। जय हिंद। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। इमेजिन कीजिए एक ऐसा देश जहां बच्चे के पैदा होते ही ये तय कर दिया जाए कि ये बड़ा होकर गुरु बनेगा, योद्धा बनेगा, व्यापारी बनेगा या सिर्फ दूसरों की सेवा करेगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ उसकी जाति के आधार पर। पर इस जाति का भेदभाव हमारे देश में हमेशा से नहीं था, बल्कि एंशियंट इंडिया में वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, जिसे मूल रूप से कर्म और योग्यता के आधार पर बांटा गया था, ना कि किसी के जन्म के आधार पर। अब इस वर्ण व्यवस्था का जो मेन कॉन्सेप्ट था, उसमें कर्म को 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें से सबसे पहला था ब्राह्मण, जिनका काम खुद ज्ञान प्राप्त करना, दूसरों को शिक्षित करना और मंदिर में पूजा पाठ करना था। फिर दूसरे नंबर पर आया क्षत्रिय, जिनका उत्तरदायित्व था समाज की रक्षा करना, युद्ध लड़ना और प्रशासन चलाना। फिर तीसरे नंबर पर आया वैश्य। इस वर्ग में व्यापारी, पशुपालक और किसान आते थे, जिनका कार्य अर्थव्यवस्था को गति देना और कृषि उत्पादन करना था। और फिर चौथे और आखिरी नंबर पर था शूद्र, जिनका काम ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना, समाज के शिल्प और अन्य सहायक कार्यों को संभालने का था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार से बदलकर जाति और जन्म के आधार पर बांटी जाने लगी और एक पांचवा वर्ण बना अस्पृश्य, यानी अनटचेबल्स। ये वो लोग थे जो समाज में शवों का अंतिम संस्कार, चमड़े का काम और साफ सफाई जैसे कार्य करते थे, इसीलिए उन्हें समाज में अशुद्ध माना जाने लगा और यहीं से उनके साथ भेदभाव होना शुरू हो गया। उनका सामाजिक तौर पर बहिष्कार करते हुए गांव और शहरों से दूर बाहर रहने को मजबूर किया जाता था और उन्हें इनमें से एक भी अधिकार प्राप्त नहीं थे जो बाकी के अन्य 4 वर्णों को प्राप्त थे। फिर चाहे वो शिक्षा ग्रहण करना हो, व्यापार करना हो या फिर मंदिर जाकर भगवान की पूजा करना। यहीं से हमारे देश में एक नया सिस्टम शुरू हो गया। जो पहले कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, वो अब जाति और जन्म के आधार पर बन गई। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि हमारे देश में कट्टरपंथी मुगल शासकों से लेकर अंग्रेजों की गुलामी तक हर चीज से छुटकारा पा लिया, लेकिन फिर भी आजादी के इतने सालों बाद भी हम जातिवाद से छुटकारा नहीं पा सके? तो इसका सबसे बड़ा कारण हमारे देश के कानून, संविधान या लोग नहीं, बल्कि हमारे देश की सियासत है। अब हमारे देश के नेता लोगों को नागरिक की तरह संबोधित करने के बजाय जाति के आधार पर संबोधित करते हैं। इलेक्शन कैंपेन के दौरान नेताओं के भाषण में देश की तरक्की और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बात करने के बजाय यही नारे सुनने को मिलते हैं कि ये जाति खतरे में है, उन्होंने तुम्हारा हक छीन लिया, वो लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। लेकिन यह सवाल ये है कि जब इतने सालों से सभी पॉलिटिकल पार्टियां जाति के नाम पर पॉलिटिक्स करती आ रही हैं और समय समय पर देश में उनकी सरकारें भी बनी हैं, तब भी हमारे देश से जातिवाद और भेदभाव का मुद्दा खत्म क्यों नहीं हो पा रहा? तो इसके पीछे का कारण भी वही पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं,
जब इलेक्शन ही कास्ट की बुनियाद पर लड़ा जाए तो कास्ट को मिटाने से ज्यादा उसे जिंदा रखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अब इस कास्ट और पॉलिटिक्स की गेम में एक नया चैप्टर आया है, यूजीसी। दरअसल हुआ क्या कि अब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए यूजीसी यानी यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन ने कुछ नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। पहले जो साल 2012 का यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन था, कोई भी एनफोर्सेबल लॉज या पेनल्टीज नहीं थी, बल्कि सिर्फ मोरल एडवाइजरी थी कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए और बाकी सब चीजें। लेकिन जो साल 2026 का यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन आया है, इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में होने वाले कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एनफोर्सेबल लॉज और पेनल्टीज लगाई गई हैं, जिसमें अब इस तरह के भेदभाव के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब इस नए रूल्स के मुताबिक अब हर यूनिवर्सिटी में जो इक्विटी कमीशन बनाई जाएगी, उस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी और वुमेन का होना तो जरूरी होगा, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए कोई सीट फिक्स नहीं है, जिसके चलते अब जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के मन में ये डर है कि ये कमेटी वन साइडेड हो सकती है, और अगर इन केस उनके खिलाफ कोई झूठी कंप्लेन कर दे तो नए रूल्स में उस झूठी कंप्लेन पर सजा का भी साफ जिक्र नहीं है कि झूठी कंप्लेन करने वाले के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है। जबकि साल 2012 वाले यूजीसी रेगुलेशन में झूठी शिकायत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान था। इसी के चलते बहुत से स्टूडेंट सड़कों पर उतरकर यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसे लेकर अब ये भी कहा जा रहा है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस होने वाले हैं, इसीलिए एससी, एसटी, ओबीसी को खुश करने के लिए ये नए बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि अगले इलेक्शन में उनका वोट पाया जा सके। वैसे तो इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे देश के नेता, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, सबके सब जाति और धर्म के नाम पर ही वोट पाने में लगे हैं। कोई भी नेता इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये बात नहीं करता कि वो इलेक्शन जीतने के बाद देश के लिए क्या करेंगे और उनका विजन क्या होगा। और अगर आप ये सोचते हो कि ये एक्स पॉलिटिकल पार्टी या ये वाई पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, जो राजनीति करने के बजाय सिर्फ देश के विकास के बारे में सोचती है, तो शायद आपसे ज्यादा समझदार व्यक्ति कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टियां राजनीति में राजनीति करने ही आई हैं। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।